My dear species fellows, hope you all are doing great for your future. आज एस्पिरेंट ट्राइब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर है। प्रॉक्सी वॉर्स, द रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इसको हम पाकिस्तान अफेयर का ही टॉपिक है, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम प्रॉक्सी वार को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वार किस तरह का है। प्रॉक्सी वार वो वार है जिसमें दो आपस में जो एनिमीज होते हैं वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आते, आपस में डायरेक्ट जंग नहीं करते। वो दरमियान में किसी ग्रुप का सहारा लेते हैं, उसको फंड करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए। वजह क्या है एक दूसरे को कमज़ोर करना? वजह यह है कि हाँ, दोनों चाहते हैं कि रीजन में जहाँ पे भी हो सिर्फ उसी का इन्फ्लुएंस कायम दायम रहे, उसकी बात मानी जाए, दूसरे की बात ना मानी जाए, दूसरे को कमज़ोर साबित किया जाए। अब ये जो है ये रिकरिंग फीचर है पाकिस्तानी हिस्ट्री में भी, रिपीटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये जो सीक्रेट बैटल है, प्रॉक्सी वार सीक्रेट बैटल है, पाकिस्तान ने सीक्रेटली इसको लड़ा। ये क्यों लड़े जाते हैं? ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे को कमज़ोर करना होता है, और इसके जो पाकिस्तान के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिक्योरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ज़रा इसको हाईलाइट करते हैं। सिक्योरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान ने फेस किए, स्टेबिलिटी और रीजनल डायनामिक्स। ये चीज़ें पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार के बदले में कुर्बान की। प्रॉक्सी वार के बदले में पाकिस्तान ने इन चीज़ों की कुर्बानी दी। RSS बहुत ही अहम और मशहूर टर्म है। इससे रीजनल डायनामिक्स, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, तीन चीज़ों को याद रखा जा सकता है। हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। कोल्ड वार का तो आपने सुना ही होगा। कोल्ड वार इरा जो गुजरा है, इस कोल्ड वार में जो दो सुपर पावर थी वो एक दूसरे के सामने आमने सामने थी। एक सुपर पावर उसमें है यूनाइटेड स्टेट और दूसरा सुपर पावर है सोवियत यूनियन। इन्होंने ये कोल्ड वार एरा गुजरा है। इन कोल्ड वार एरा में ये बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं आते। अगर बराह रास्त ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ आ जाए, जंगे लड़ें, तो फिर इससे पूरी दुनिया को खतरा है। हो सकता है ज़मीन ही, इस ज़मीन का वजूद ही ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से। अब ये जो है कोशिश करते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस फैले पूरी दुनिया में। यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करता है कोल्ड वार एरा में कि उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे फैले। वो जो कहे उसकी बात को तस्लीम किया जाए, वो जो रूल्स बनाए उन्हीं रूल्स के मुताबिक दुनिया को चलाया जाए, वो जो इकोनॉमी लेके आए वही इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। अब इसमें डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की लड़ाई इनमें कोल्ड वार एरा में चलती रही है। दो मुख्तलिफ निज़ाम थे। सोवियत यूनियन चाहता था कि सोशलिज्म हो, और हमारा यूनाइटेड स्टेट चाहता था कि कैपिटलिज्म हो। ये दोनों दो मुख्तलिफ माइंडसेट थे, दो मुख्तलिफ सिस्टम लेके आना चाहते थे। तो इसीलिए ये कोल्ड वार एरा में दोनों ने कोशिश की कि अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बरकरार रखें। पाकिस्तान का यहाँ पे क्या लेना देना भाई? कहाँ पे अमेरिका, कहाँ पे रशिया? पाकिस्तान एक फिर भी क्रिटिकल बैटल ग्राउंड के तौर पे सामने आता है। दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम निगाह से दोनों देखते हैं पाकिस्तान को। अब अफ़गान सोवियत वार 1979 से लेकर 1999 तक लड़ी जाती है। इस सोवियत वार में अफ़गानिस्तान, अब हम देखें नक्शे के ऊपर तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और एक लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ। तो हमसाया मुल्क होने के नाते और वहाँ पे सोवियत भी है, तो अमेरिका के लिए बेस्ट चांस था कि क्यों ना पाकिस्तान में फंडिंग की जाए और पाकिस्तान से ही ग्रुप को फंड करके अगेंस्ट सोवियत लड़ा दिया जाए, ताकि सोवियत को वहाँ पे कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये चीज़ें थी जो कि हुई इस कोल्ड वार इरा के दरमियान, जब प्रॉक्सी वार लड़ा गया। और ये डिफाइनिंग एग्जांपल पाकिस्तान सर्व करता है एक चैनल के तौर पे। वेस्ट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और कंड्यूइट यानी कि चैनल के तौर पे अफ़गान मुजाहिदीन फाइटर को तैयार करता है। पाकिस्तान एक क्रूशल रोल प्ले करता है सोवियत विथड्रॉल में। सोवियत जब यहाँ से जाता है अफ़गानिस्तान से, तो सोवियत बिल्कुल उस पे धाक बैठ जा चुकी होती है यूएसए की, और सोवियत काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका होता है बतौर पाकिस्तान की मदद से और अफ़गान मुजाहिदीन की वजह से। सोवियत को बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है।
टेररिज्म और मिलिटेंसी, ये देखते हैं। अब तक हमने इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक को और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हमने एक निगाह डाली, और टेररिज्म और मिलिटेंसी के ऊपर अब हम आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान टेररिज्म और मिलिटेंसी को फेस करता रहा इस दौरानिये में। देखें, प्यार मोहब्बत तो नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट तो नहीं हो रही थी, कि मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होता, पाकिस्तान में डेवलपमेंट आती। भाई वहाँ पे वार लड़ा जा रहा है और आप उस वार में जाके कूद रहे हैं। प्रॉक्सी वार एक ऐसे ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं जो दो चाहते हैं आपको इस्तेमाल करना, और आप भी बिल्कुल जाके वहाँ पे कूद पड़े। तो इससे क्या होना था? टेररिज्म ही आना था ना, मिलिटेंसी ही आनी थी ना। और नॉन स्टेट एक्टर थे, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करना था आपके कंट्री में, पाकिस्तान में, विद एक्सटर्नल एक्टर्स, हाँ जी, ऑफन कंट्रीब्यूटिंग टू द टर्माइल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल फैक्टर ने भी कंट्रीब्यूशन की इस डिस्टर्बेंस को मजीद बढ़ाने के लिए। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो अफगान तालिबान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो ट्राइबल रीजन्स हैं, वो रीजन जो बाउंड्री के नज़दीक है, बाउंड्री कौन सी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली बाउंड्री, उसके नज़दीक जो रीजन्स हैं, वहाँ पे तालिबान ने आके पनाहगाहें बनाई। इतने ज़्यादा रेफ्यूजीज आ गए तो पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि भाई ये तालिबान आ रहा है या जो भी आ रहा है, कोई आम अफगान आ रहा है। allegedly with support from elements within Pakistan security establishments, पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। अब यूएस का वार है, वार एंड टेररिज्म और मिलिटेंसी, मिलिट्री ऑपरेशन जो यूएस करता है अफगानिस्तान में, वो मज़ीद सिचुएशन को बजाय इसके कि सिचुएशन का कोई हल एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन सिचुएशन इससे मज़ीद कम्प्लेक्स होता है, सिचुएशन में मज़ीद खराबियाँ पैदा होती हैं और पाकिस्तान फेस करता है। पाकिस्तान अब समझ रहा होता है कि वो यूएस का साथ दे या फिर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न को देखे। रेफ्यूजीज आ रही हैं पाकिस्तान में, राइफल का दौर शुरू हो रहा पाकिस्तान में, मुख्तलिफ वेपन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, वेपन्स कबैली इलाकों में फैल रहे हैं। पाकिस्तान को एक तरफ से यूएसए का अलाइज भी है, फिर भी पाकिस्तान को अपने इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखने थे। पाकिस्तान इन दो चीज़ों के दरमियान लटका रहा, यूएसए का साथ देना है या अपने इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखना है या अपनी सॉवरेनिटी को सामने रखना है। तो ये थी टेररिज्म और मिलिटेंसी का हाल हवाल। अब इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इसका क्या किरदार है भाई प्रॉक्सी वार में? जब से ही 1947 से दोनों ममालिक अलहदा हुए, कभी इनमें नहीं बन पाया। क्यों? वजह क्या है? वजह है जी कश्मीर कन्फ्लिक्ट। कश्मीर के ऊपर लड़ी जा रहे हैं दोनों ममालिक में, इस तरह की कोई खातिर खा ना कोई ताल्लुकात में बेहतरी आई, ना कोई इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए। आज भी देखें, ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड नहीं है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट ने इस मसले को मज़ीद बढ़ाया, ना ही के हल की तरफ लेके गए। दोनों ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया लगे रहें आपस में, अपना सर खपाएं, ना ही ये तरक्की करें, ना ही आगे है, ना ही डेवलपमेंट की तरफ उनके कदम बढ़े। तो क्यों? इससे फिर यूज़ होते हैं, पाकिस्तान यूज़ होता है, इंडिया यूज़ होता है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट इनको आसानी से फिर यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त तो दो मेजर पावर्स हैं, एक चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है। कोल्ड वार तो वो एरा ख़त्म हो गया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जब आमने सामने थे, और इस टाइम के दरमियान एस्केलेशन यानी कि उन्होंने हवा दी, इस टेंशन को मज़ीद बढ़ाया इन दोनों ममालिक में। इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी लैंडस्केप को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। अब ये जो एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, एक्सटर्नल अलाइज जो एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर एक तो प्रोवाइड करते हैं एक कंट्री को, नहीं तो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं। डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर दिया किसी एक को तो दूसरा उसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकता है कि देखो फलां मुल्क आइसोलेशन का शिकार है, फलां को ये हो रहा है, उसको कोई वो कंट्री सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इससे मज़ीद फ्यूल दिया गया, तेल छिड़का गया आग में। अब इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये था इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। अब इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर इस प्रॉक्सी वार के क्या असरात पड़ते हैं? असरात तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे? वार है, वार है, वार है।
The consequences of proxy wars and external intervention in Pakistan are multifaceted, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जहाँ चंद का जिक्र करेंगे जो बहुत ही अहम है, जिनका जिक्र होना भी चाहिए। पहली दफ़ा यह है कि पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कमज़ोर हुए, स्ट्रेंड हुए, वीक हुए, फ्रेजाइल हुए। अब पाकिस्तान का जब सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ही फ्रेजाइल का शिकार है, कमजोरी का शिकार है, पाकिस्तान किस तरह स्टेबल रख सकेगा अपनी रियासत को? यही तो बात थी सोचने वाली, लेकिन सोची नहीं गई। अब ये जो प्रोलिफरेशन है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, मैं आपको पहले भी नॉन स्टेट एक्टर की बात कर चुका हूँ। वो चाहते हैं कि रियासत की आइडियोलॉजी कमज़ोर हो ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को एस्केलेट करें, वहाँ पे एक्सपेंड करें, वहाँ पे लोगों के अंदर उसको उनके दिमागों में इस तरह डाल दें कि लोग कौम की आइडियोलॉजी को भूल के एक नॉन स्टेट एक्टर आइडियोलॉजी के साथ, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि उस स्टेट के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी ना आए। नॉन स्टेट एक्टर ये चाहते हैं, उनके मफाद में होता है ये चीज़। अब नॉन स्टेट एक्टर डिस्टेबलाइज्ड करते हैं कंट्रीज़ को इस तरह से, लीडिंग टू काउंटलेस एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइव्स। हाँ, जब उनकी मर्जी चाहे लॉस ऑफ लाइव्स अटैक करवा देते हैं, मस्जिद में, मंदिर में, किसी भी जगह पे, किसी भी मज़हब पे। देखें, फिर मज़हब वालों को अटैक करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरे मज़ाहब के लोगों के लिए महफूज नहीं है। अगर मस्जिद में अटैक करते हैं तो देखें, कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि यहाँ पे 90+% लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, फिर भी मुसलमानों की अपनी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं। तो फिर इससे फ़ायदा नॉन स्टेट एक्टर्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ही होता है। मैं मज़ीद बात करूँगा कि इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है। आज के हालात देख लें, पेट्रोल 300 रुपये से ऊपर चला गया। पाकिस्तानी किस तरह एनर्जी या इकोनॉमी अपनी बेहतर कर सकते हैं? घर की इकोनॉमी बेहतर होगी तो एक मुल्क या रियासत की इकोनॉमी जाके बेहतर होगी। यहाँ पे घर में हालात ऐसे हैं कि गुर्बत है, इकोनॉमी कोई इतना ज़्यादा रोज़गार का वसीला किसी के पास वसाइल नहीं है, अखराजात बढ़ गए हैं घर के और आमदनी कम हो गई है। इससे इससे वो घर तो डूबा, और जैसे घर 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 डूबते चले गए तो फिर रियासत पे अल्टीमेटली इसका असर पड़ेगा। इससे जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। भाई, यहाँ पे मुल्क में रहने वालों के जानो माल की हिफाजत नहीं हो रही। इन्वेस्टर तो सोचेगा मैं यहाँ पे अपना माल इन्वेस्ट करूँ तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़, उनका जानो माल, सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। डेवलपमेंट एफर्ट्स फिर ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान को अलाइंसेस भी बैलेंस करने हैं, एक्सटर्नल पावर्स के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, नेशनल इंटरेस्ट को भी सेव करना है। ये एक डेलिकेट टास्क है भाई। सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं है, सेफ नेशनल इंटरेस्ट आपने जो है उनको सेफ नहीं किया जा रहा, एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात किस तरह लेके चलने हैं, ये एक डेलिकेट कास्ट है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है बहुत बुरी तरह मुतासर हुए इन चीज़ों की वजह से। पाकिस्तान सोवरेनिटी जो है उस टाइम कंप्रोमाइज्ड हुआ है। पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को या डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ को एक साइड पे रख के जो एक्सटर्नल एजेंडा थे उनको इम्पोज किया, उनके लिए काम किया और उनकी वजह से फ़ायदा पहुंचाया एक ग्रुप को, दूसरे को नुकसान पहुंचा के। भाई, इस टॉपिक को इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे होंगे, हम इसको आप कंक्लूड करने जा रहे हैं। प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान का क्या काम है? बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। एक्सटर्नल एलिमेंट्स जब भी इन्वॉल्व हों तो उनके मकासद होते हैं, वो किसी मुल्क के फ़ायदे के लिए कभी भी काम नहीं करते। सबसे पहले अपना एजेंडा सामने रखते हैं, फिर किसी का फ़ायदा सोचते हैं, फिर किसी को फ़ायदा देते हैं। क्यों? उस फ़ायदे में भी उनका अपना फ़ायदा होता है, इसलिए वो दूसरे की मदद करते हैं। हैव लेफ्ट एन इनडिलाइबल मार्क ऑन द नेशंस हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ें मार्क हो चुकी हैं। अब ये जो सीक्रेट बैटल्स हैं इनने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बुरी तरह मुतासर की, बहुत बुरी तरह।
making it imperative for policymakers to navigate this complex landscape. भाई ये जो कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप बन गया ना, पॉलिसी मेकर क्या करें, इसको नेविगेट करना दूर, इसको संभाल नहीं पा रहे, इसको रोक नहीं पा रहे कि एक ही जगह चलो यहाँ तक मसले चले गए, यहीं पे तो इनको ब्रेक लगाए, ब्रेक लग ही नहीं रहा, चीज़ें मज़ीद आगे जा रही हैं. अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन फॉर क्रूशियल सेफगार्डिंग. पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन मुतासर हुए इस प्रॉक्सी वॉर से. As Pakistan continues to grapple with these challenges, it must find a delicate balance between its international partnership and domestic imperative to chart a path toward a more stable and prosperous future. देखिए बात ये हो रही है कि पाकिस्तान अगर एक प्रॉस्परस फ्यूचर चाहता है तो पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा अपने ताल्लुकात दुनिया के साथ, अपने ताल्लुकात अपने लोगों के साथ, अपने ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ, अपने ताल्लुकात अपने रीजन के साथ. नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना पड़ेगा, सॉवरेनिटी को सामने रखना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान के ये मसाइल हल हो सकते हैं जो मसाइल पैदा हुए प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में. ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि आसानी से हम ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को, लिसनर को अच्छा लगे और टू द पॉइंट हो, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स ना जाया जाए. बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं एक टॉपिक के, हम सिर्फ उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते जो हमारा टॉपिक हमें जिस रास्ते की तरफ लेके जाता है. अगर हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक हम जिस तरह एक्सप्लेन किया वो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू ऑल.